नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर आज देश में दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, बिल्कुल भारत के दिल पर जिस तरीके का एक बड़ी और विभत्स घटना हुई है, उस घटना के बीच बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री जी को लेकर के भी बहुत कुछ बातचीत हो रही है सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री को अब लोग जो है वो भागा हुआ कह रहे हैं कि जब भी कोई घटना होती है, देश जब मुसीबत में होता है तो नरेंद्र मोदी जो है वो देश से बाहर भाग जाते हैं, या अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन इसी बीच बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पहला सवाल तो ये सर कि जो जिस तरफ बिहार में वोटिंग का ट्रेंड जा रहा है, ये क्या कुछ कह रहा है? जरा हम इसको समझे, फिर उसके आगे और भी बहुत सारी बातचीत है। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सबसे पहले तो जो दिल्ली में कार विस्फोट हुआ है उसमें जो मृतक है उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और इस सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए इस तरह की घटनाओं से, और वो इन पे जो अपना पल्ला झाड़ने की बजाय कंक्रीट चीजों को सामने लेकर के, पुलवामा से लेकर के आज तक जितनी भी चीजें हुई हैं किसी में कुछ सामने नहीं आया, लंबे लंबे नाम लेकर के छुट्टी कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कुछ ये हुआ है ऐसे सेंसिटिव समय में, जब बिहार का चुनाव शुरू होने में केवल 12 घंटे बचे थे सेकंड फेज का, तो अपने आप में ये चीज बहुत सारे सवाल खड़े करती है। और इस बात को मैं यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते, आपने कहा बिहार विधानसभा के दूसरे फेज का चुनाव। मैं और आप जिस समय अब बात कर रहे हैं उससे पहले 20 जिलों में आज 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है बिहार के सेकंड और फाइनल फेज के अंदर। और 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 47.62% है ऑफिशियल। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो पिछले फर्स्ट फेज के अंदर 6 तारीख को चुनाव हुआ था उससे इस समय तक का अगर आप मैच करेंगे तो 6% के आसपास ज्यादा पोलिंग है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है बिहार के मामले में, और अनप्रेसिडेंटेड भी। इससे पहले इतना वोटिंग परसेंटेज कभी भी नहीं हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 बजे तक जो हाईएस्ट वोटिंग हुई है आज, वो अपने जो मुस्लिम बाहुल एरिया है किशनगंज, उसमें सबसे ज्यादा 1 बजे तक 51.86% मतदान हुआ है। जबकि आपको पता वाईएसआर के नाम पर दुनिया भर के धुआंधार तरीके से वोट काटे गए थे। तो एक तरफ वोटिंग अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ आपको पता है कि 6 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था और उसको आज पूरे 5 दिन हो गए वोटिंग खत्म हुई। अब तक चुनाव आयोग ने कोई भी ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया जिसमें वोटिंग परसेंटेज कितने वोट पड़े, पुरुषों के कितने हैं, महिलाओं के कितने हैं। सो कहते हैं ना कि पूरा डिटेल ब्रेकअप देना, आधिकारिक आंकड़ा जिसके उसको कहते हैं, वो अभी तक नहीं दिया गया है। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो चुनाव आयोग, अब तो नया चुनाव आयोग हो गया, अब तो डिजिटल चुनाव आयोग और पता नहीं क्या क्या हो गया है। आज से 30-40 साल पहले भी देखेंगे तो ये सारे फिगर्स चुनाव से अगले दिन आ जाया करते थे। नहीं तो जब इतना ये चीजें तो सर लोकसभा वाली साउंड कर रही हैं कि भाई आप जी इतने दिन तक आंकड़ा नहीं बता रहे, पहले फेज का आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता वहां भी चोरी करवा रहे हैं क्या? अभी इतना सब कुछ करने के बाद, एसआईआर होने के बाद, अभी भी वोट चोरी करने की जरूरत पड़ रही है? सीसीटीवी कैमरे बंद करवा दे रहे हैं, अमित शाह जा रहे हैं तो वो लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज जो है, उस सीसीटीवी कैमरों को ढकवाया जा रहा है कपड़ों से, कागज से। कौन सी मीटिंग चल रही, कौन सा खेल चल रहा है, कहाँ गया आंकड़ा? वो डिजिटल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ चला गया? राम प्रकाश जी, जो लोकसभा के अंदर 20 दिनों तक ये नाटक कर सकते हैं, तो बिहार में तो अभी तक 5 ही दिन हुए। और मुझे और आपको क्या पता कि ज्ञानेश कुमार किसी इंतजार में बैठे हो कि ऊपर से कोई संकेत आएगा कि सेकेंड फेज की वोटिंग हो लेने दीजिए। रीजन नहीं, वो वाइज कहीं डेटा ऐसा तो नहीं वो कनपट्टी पे कट्टा सटाया गया हो ज्ञानेश कुमार के कि बैठे रहो यहीं, मुंह मत खोलना? नहीं, वहां सट्टा लगाने करने की जरूरत नहीं है। वो सट्टा पहले सब करके ही अपॉइंटमेंट ली है आजकल, ऐसा लगता है। जिस शर्मनिरपेक्षता और निर्लजता के साथ वो सारी चीजें करते हैं लोगों के सामने, माइक के ऊपर, टीवी के ऊपर, उसमें अब कोई कनपटी पे और कट्टे की जरूरत नहीं बची है। वो स्वतःस्फूर्त चीजें आप मान करके चलिए कि वो उस मोड के अंदर ही है। और इस पे मैं बताऊंगा आपको सारी डिटेल्स, मैंने एक आध खबर भी भेजी है आपको। बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब 6 तारीख वाले पोलिंग की भी आज तक डेटा ना देने का केवल एक ही मतलब है कि आज का डेटा और आ जाए, उसका थोड़ा सा एक बार स्टडी कर ले इनके एक्सपर्ट्स, और उसके बाद जो खेलते हैं ना खेल, आज कुछ फिगर बताएंगे, 3 दिन बाद फिगर फिर कुछ बताएंगे, 2 दिन बाद, और 14 तारीख को जो फाइनल काउंटिंग हो जाएगी उसमें कुछ और फिगर मिलेगा। इनको कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, ना इनको अदालत का डर है, ना किसी और चीज का डर है, ना लोकलाज का डर है। तो अभी मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार शायद इंतजार कर रहे होंगे कि आकाओं का क्या आदेश आता है, कितना वोट डलवाना है, कितना दिखाना है, कितना बढ़वाना है। और ये सब स्वतः स्फूर्त नहीं हो जाता।
इसमें समय लगता है, और खासतौर पर सेकंड फेज का देखे बिना आउटकम उसको कैसे बताएं, बताइए आप थोड़ा रहम कीजिए उनके ऊपर। यहाँ तो मुस्लिम एरिया और सारा हरियाणा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हरियाणा में भी जो खेल किया गया वो आपको ध्यान नहीं किया, जिस दिन वोटिंग खत्म हुई उस दिन कितना था, 2 दिन बाद कितना था, और फाइनल डेटा जब काउंटिंग हुई तो कितना आया, और डेटा मैच भी नहीं करता आजकल। तो उतावले मत होइए, जब ये सारा गुणागणित हो जाएगा कहाँ डेटा मैनिपुलेट करना है कितना करना है, जब सारी वोट चोरी के आंकड़े फाइनल हो जाएंगे कि यहाँ हमने ये खेल करना है, उसके बाद आपको बता देंगे कहाँ समस्या है। इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी तो बेसिकली क्या है कि कल सरे आम तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक उसका जमाना है, सारे का सारा आईटी का जमाना है, फिगर्स जब आपके पास है तो आप ब्रेकअप क्यों नहीं दे रहे। और जो आप जैसे मेरे जैसे कुछ साथियों ने इंडिपेंडेंट जो वो किया है इसका एनालिसिस अभी तक, जो वोटिंग पर 17 के हिसाब से, जो भी छोटे मोटे लेवल पे हो सकते, मैसिव लेवल पे तो इलेक्शन कमीशन को ही पता है सारी चीजों का। तो उसमें एक बात बड़ी साफ आ रही है, जो एनडीए अपना जो ढोल पीट रहा था ना कि 10,000 रुपए महिलाओं को देने का बड़ा लाभ हुआ है और महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है, जो अभी तक लिमिटेड एक्सेस है लोगों के पास सर्वे की, उन्होंने ये बताया है, जो विश्लेषण किया है कि महिलाओं की वोटिंग ज्यादा नहीं है, और जो ज्यादा वोटिंग है वो जेन जी की है, यूथ की ज्यादा है। उन्होंने कटिंग अक्रॉस कास्ट एंड पार्टी लाइंस और कटिंग अक्रॉस रिलीजियस लाइन उन्होंने वोटिंग की है। अगर वो वोटिंग का पैटर्न वो निकलता है, फिर मान के चलिएगा इनका सुपड़ा साफ, फिर आप चाहे कुछ कर लो। और अगर कुछ और खेल करके वोट परसेंटेज घटाने बढ़ाए, क्योंकि आपको पता है ना लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ वोट बढ़ा दिए थे पहले दिन से लेकर काउंटिंग तक, और उस पर तमाम विवाद आज तक होते, ये अलग बात है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो रामप्रकाश जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये चुनाव आयोग जो अपनी विश्वसनीयता थी उसकी कबर खोदने में लगा हुआ है। और आम आदमी जो बिहार का था, जो मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि 24 जून को जब से एसआईआर हुई, उसके पीछे जो मंशा हुई और जिसके पीछे जो कुतर्क दिए गए, घुसपैठ या फला ये, और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो आम आदमी ने, मुझे लगता है कि उस खेल को पकड़ लिया है। और यही कारण है कि इतनी जबरदस्त वोटिंग हो रही है बिहार जैसे राज्य में, वरना आपको पता है 52%, 54%, एट दी मैक्स 55%। और फर्स्ट फेज के बाद 65% तो चुनाव आयोग ने माना ही ना कि 65% वोटिंग हुई है। आज जो 1 बजे तक का फिगर है वो उससे भी ज्यादा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके जो परिणाम है वो निश्चित तौर पे सरकार के लिए आंखें खोल देने वाले होंगे, चाहे वो केंद्र में हो चाहे नीतीश के लिए हो, ऐसा मेरा मानना है। सर लेकिन वोट चोरी का क्या करेंगे? वोट चोरी तो बहुत सामान्य हो गई है भाई। डीके शिव कुमार ने एक बड़ी संख्या में फॉर्म साइन करा करके दे दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को। क्या करिएगा? वोट चोरी से कैसे निपटा जाएगा? बात तो वहां आकर के खड़ी हो जाएगी ना। बिहार के लोग चाहे कुछ वोट कर लें। नहीं रामप्रकाश जी, जो इतनी मैसी वोटिंग है ना, इसका कुछ न कुछ फॉल आउट जरूर, इतना कैसे कर पाएंगे जब 65.0 तो उस दिन बता दिया आपने। इसके बाद आप ज्यादा क्या कर लोगे, 1 या 2% बढ़ा दोगे, ये तो है नहीं कि 6% बढ़ा दोगे। जो आपने पहले उसमें एसआईआर में काटे वो एक अलग पक्ष है, लेकिन जिस तरीके की वोटिंग हो रही है, अगर मान लीजिए इसमें जो आकलन है इंडिपेंडेंट लोगों का कि इसमें जेन जी ने ज्यादा वोटिंग की है, यंगस्टर्स ने ज्यादा की है, यूथ ने ज्यादा वोटिंग की है, तो उस वो तो एन ब्लॉक वोटिंग होती है, आपको पता ही है। उन्हें किसी पार्टी से कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, या तो वो सरकार के पक्ष में है या सरकार के विरोध में है। तो बिहार का युद्ध सरकार के पक्ष में तो कम से कम नहीं है, जो आपने पूरे कैंपेन के दौरान देखा। तो कुल मिलाकर के ये जो आज की वोटिंग है, मुझे लगता है ये निर्णायक इस दौर में क्लियर कर देगी कि बिहार का चुनाव कहां जाके बैठेगा। रही बात डीके शिव कुमार की, तो आज उन्होंने 1,12,00,000 के आसपास सिग्नेचर साइन करा के दिए हैं, ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर, कि उस पर जो लिखा है, जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन था, जो वोट चोरी रोको अभियान का जो हिस्सा था, उसमें ये केवल कर्नाटक के सिग्नेचर्स हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के अंदर वोट चोरी हुई है। तो ये ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर्स हैं, और कांग्रेस पार्टी की योजना है ऐसे 5 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठा करके राष्ट्रपति को देने की। तो चुनाव आयोग की जो एक अर्जित साख थी 1952 से लेकर के अब तक, वो तो आपको पता है गटर में जा चुकी है। इनको किसी बात की कोई शर्म नहीं। बेसिकली जो जिस गति को राजीव अग्रवाल प्राप्त हुए रिटायरमेंट के बाद, तो आप देख के चलिए कि किस तरीके से अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही ज्ञानेश गुप्ता की उससे बुरी गत बढ़ चुकी है। और आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर पर दोबारा से सुनवाई शुरू हो गई है, और उसमें वेस्ट बंगाल के और जो अपने क्या नाम है तमिलनाडु ने जो नए केसेस फाइल किए एसआईआर के खिलाफ, उन पर भी हियरिंग होनी है। तो ये सारे का सारा एक तरफ वो चल रहा है, एक तरफ ये चल रहा है। और इस सारे के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो आम आदमी की जो एक, चुनाव आयोग सबसे बड़ा क्या था कि भाई चुनाव आयोग कभी गलत नहीं करेगा। आज पूरे देश में स्थिति क्या है,
कर्नाटक जैसे एक राज्य में अगर 1,12,00,000 लोग वोट चोरी के हस्ताक्षर कर रहे हैं तो पूरे देश का आप समझ सकते हैं। फिर कौन सी तो विश्वसनीयता बचेगी, कौन सी साख बचेगी, कौन सा लोकतंत्र निर्मला बचेगा। सर, निर्मला सीतारमण जी देश के वित्त मंत्री हैं, उनके पति परागला प्रभाकर साहब वो चिंतित हैं। उन्होंने तो साफ कहा है कि 79 सीटें 79 सीटों पर धांधली की गई, अदरवाइज इंडिया गठबंधन 316 सीटें जीतती। जी। तब क्या करेंगे? और उन्होंने ये वैसे नहीं कहा, ये पहली बार नहीं कहा, उन्होंने डेटा के बेस के आधार पे कहा है कि जिस तरीके से 15 स्टेट्स के अंदर डेटा मैनिपुलेशन किया गया वोटर टर्नआउट के नाम पर। और उनकी जो ये चीज है पूरी पिछले 2 दिन से जबरदस्त वायरल है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 79 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर खेल किया गया। और उसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया ब्लॉक की सीट 313 हो जाती और 5 करोड़ के आसपास वोट बढ़ाई इन्होंने, जो आज तक के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके की अपनी साख के ऊपर वो कर रहा है सारे का सारा, और कोर्ट्स जिस तरीके से उसको हर बात में लाल झंडी देते, वो हरी झंडी देते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रवक्ता ने बड़ी गंभीर बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की। ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार कहा है, हर बार वो डेटा के साथ आते हैं और वो सारी चीजें क्लियर कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जो कहा, देखिए वो राजनीतिक अर्थशास्त्री है और उनकी साख निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा है। ये अलग बात है कि आपका जो पोमेरियन मीडिया है वो उनको नहीं दिखाता। आज जब वोटिंग खत्म नहीं हुई है बिहार में, आपको पता है वोटिंग अभी 6 बजे तक चलेगी, उसके बावजूद भी जो आपके पोमेरियन मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो चाहे वो सर्वे एजेंसियां हो, उनके दफ्तरों में एग्जिट पोल के आंकड़े पहले ही तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी तैयार है। और ये जो सोकॉल्ड आपका एग्जिट पोल का इवेंट है, ये शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होगा उसमें भी निश्चिंत रहिए, उसमें 100% एनडीए की सरकार बना के सोएंगे सारे भाई, ठीक। लेकिन बिहार में एक चीज की और गारंटी मानिए, आज तक बिहार के अंदर कोई भी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हिस्टोरिकली। तो वोटिंग आने होने दीजिए, थोड़ा सा एक परसेंटेज का आइडिया हो फाइनल किस दिशा में गया। अगर 70, 72, 71 के आसपास, 65 से 70 के बीच में कहीं भी होता है फर्स्ट फेज से ज्यादा, तो तय मान करके चलिएगा ये एनडीए और नीतीश के लिए बहुत गंभीर खतरे की घंटी है, मोदी शाह के लिए भी खतरे की घंटी है। और वैसे में कितना डेटा मैनिपुलेट कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो पूरा खेल ओपन एंड शट केस कर दिया था ना, जब एसआईआर में 65 लाख का वोट काटे थे। तो इनको ये अंदाजा नहीं था कि ये मामला इस तरीके से चला जाएगा। और बेशर्मी देखिए, जो आज 11 तारीख है, 11 तारीख को सेकंड फेज की वोटिंग, फर्स्ट फेज की वोटिंग कब थी? 6 तारीख को। वो डेटा नहीं आया, वो एक अलग पक्ष है। 6 की वोटिंग के बाद 7 तारीख को भी महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? खुद चुप। सूत्र बता रहे कि ये तो ऑनगोइंग स्कीम है। और ये ऑनगोइंग स्कीम शुरू कब हुई थी पता है आपको? 26 तारीख को, यानी कि जिस दिन चुनाव आयोग ने कार्यक्रम घोषित किया उससे ठीक 10 दिन पहले, और उसको ऑनगोइंग स्कीम बताया गया। और मैंने एक स्टोरी भेजी है आपको, देखा। आपने तो इलेक्शन कमीशन कवर किया है, मुझे जरा एक चीज समझाइए सर, दर्शकों के लिहाज से भी ये जरूरी है कि जो स्कीमें चुनाव अनाउंस होने के पहले शुरू हो गई हों, और वो क्या चुनाव चलते के दौरान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते रहने के दौरान, इसके पहले क्या उस पर रोक लग जाती थी या वो चलती थी? आखिर पहले भी तो इस तरीके से देश में बहुत सारे चुनाव हुए होंगे। राम प्रकाश जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जिस दिन चुनाव आपने कार्यक्रम घोषित कर दिया और फाइनल वोट काउंट होने के बीच में किसी भी तरीके की रेवड़ी नहीं बटेगी किसी भी रूप के अंदर, सरकारी जिसको आप कहते हैं, किसी भी सरकार की तरफ से। जिस दिन वोटिंग अनाउंस किया आपने तब से लेकर के अब तक। और यहां देखिए, फर्स्ट फेज की वोटिंग 6 को होगी, 7 को भी पैसे बट रहे। इसलिए मैं आपके नोटिस में वो बात डाल रहा था कि ऐसी 2 घटनाएं तमिलनाडु के अंदर हो चुकी है, जब वहां ऑनगोइंग स्कीम, एक किसानों के लिए स्कीम थी और एक रंगीन टीवी वाली खबर, आपको बहुचर्चित खबर आपको याद, जब रंगीन टीवी बांटे जा रहे थे सरकार की तरफ से, तो वो स्कीम्स पहले से ऑनगोइंग थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी के ऊपर उन दोनों स्कीमों को बंद कर दिया, ये कहकर के कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है। और यहां इलेक्शन कमीशन मुंह फेर के बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो गणेश गुप्ता, राजीव अग्रवाल और सुनील अरोड़ा जैसे जो जीव हैं, इन्होंने किया क्या है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। तो ये मुंह देख करके वो कर रहे, जिसको कहते हैं ना टिक्का लगाना, तिलक करना, उस तरह की स्थिति है। सभी आचार संहिता की, सारे कानून, कायदे कानूनों की, हर चीज की धज्जियां उड़ा दी है। और अपनी ही विश्वसनीयता, आप बताइए ना, जिस दिन पोलिंग हुई उसके 24 घंटे के अंदर तो आज से 20-20 साल पहले भी फिगर्स आ जाया करते वोटिंग के। अब क्यों नहीं आ रहे? लोकसभा चुनाव में शर्मनिरपेक्षता कर चुके हैं, 20-20 दिन तक डेटा नहीं दिया, याद होगा आपको। और वही प्रवक्ता ने कहा कि 5 करोड़ वोटों का खेल किया गया है, परसेंटेज बढ़ा बढ़ा के।
इसलिए नहीं करते कि दोनों फेसों का आज पहले फेस का कर लिया, 6 तारीख का इनको एग्जैक्ट आइडिया है कंस्टिट्यूंसी वाइज, आज 11 वाला है, रात भर इनके एक्सपर्ट बैठेंगे कि इसमें ये खेल कर ले, ये खेल कर ले तो ये हो जाएगा, और उसके बाद वो सारे आंकड़े आने शुरू होंगे जिसको देख करके दुनिया भी दंग रह जाएगी, यार ये क्या है, ये लेकिन स्थिति है। ऑनगोइंग स्कीम तो ठीक है सर, बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी फुटेज, बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जिसमें साफ ये दिखाया जा रहा है कि भाजपा के तमाम उम्मीदवार कोई नकदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, उस पर भी ज्ञानेश कुमार गुप्ता मौन है। क्या हो गया है, कहीं उनका मुंह गड़बड़ तो नहीं हो गया है कि बोल ना पा रहे हो, या फिर मैं वहीं आके खड़ा हो जाऊंगा कि कहीं वही कनपट्टी पे कट्टा तो नहीं सटा हुआ कि चुप बैठे रहना। उनकी नियुक्ति की प्रमुख शर्तों में से एक है कि जब भाजपा का कुछ हो तो मुंह फेर लीजिए, भाजपा की इच्छा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है, और जब बोलो कभी मौका आ जाए, मान लो लोगों के बीच में फंस जाए, तो अपने कुतर्क रखो, जैसे जीरो एड्रेस बताया, हाउस नंबर 0, कितने बढ़िया तरीके बताए थे उन्होंने, कोई पुल के नीचे, कोई लैंप पोस्ट के नीचे, कोई कुछ इस तरह की चीजें। और इस बार कह दिया, जब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कह दिया कि नहीं, वो जो अपने म्यूनिसपैलिटीज हैं उन्होंने घर अलॉट नहीं कर रखे। तो अपनी हर बात के अंतर कंट्राडिक्शन, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति सच बोल रहा हो ना, उसको पिछली बातें याद रखने की जरूरत नहीं होती, जिसने बोलनी ही झूठ है तो हर बार वो एक नया कुतर्क ले आता है, और शर्म को पहले ये साइड में कर चुके हैं। तो वैसी सूरत के अंदर देखिए, चुनाव आयोग तो सदा से, जब से ये बना, इस देश में लोकतंत्र का ऐसा प्रहरी था कि पूरी दुनिया में हमारे उदाहरण दिए जाया करते। और आपने देखा ब्राजील के मीडिया में किस तरह की बातें चल रही है 2 दिन से, वो जो मॉडल थी, जो हरियाणा में जिसकी इतनी वोट बना करके उसके चेहरे का यूज किया गया, ब्राजील का मीडिया उस खबर को दिखा रहा है, सोचिए आप। तो हमारी तो जो भी साख थी, जो हमारी विश्वसनीयता थी, जो लोअर लेवल प्लेइंग फील्ड था, उस सब का तो बेड़ा गर्क ये बहुत पहले कर चुके हैं। और अब इनको वो बातें ऐसी, मतलब इस देश के अंदर इन्होंने उन चीजों को स्वीकार्य बना दिया। आप बताइए, इंदिरा गांधी का चुनाव कितनी छोटी सी बात पर चुनाव रद्द हो गया था, और यहां 5 करोड़ वोटों का खेल वित्त मंत्री के पतिदेव बता रहे हैं। किसी अदालत ने कोई सुओ मोटो लिया हो, अदालत में गए हो तो किसी को कोई रिलीफ मिला हो किसी भी तरीके का, प्रधानमंत्री के जो चुनाव के दौरान जो खर्चे हैं चुनाव यात्राओं पर, किस तरीके सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, कोई ऐसी चीज बताइए मुझे, कोई एक ऐसी धारा बता दीजिए कोड ऑफ कंडक्ट की जो इन्होंने वायलेट ना की हो। उसके बावजूद क्या कोई नोटिस आया, क्या कोई चर्चा हुई, क्या चुनाव आयोग ने, बाकी तो छोड़िए, कुछ जवाब तलब भी तो छोड़िए, कोई किसी को क्वेश्चन भी किया है क्या? सरेआम कहते घूम रहे हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए करते घूम रहे हैं। ना वो अमित शाह बता रहे हैं, ना चुनाव आयोग बता रहा है कि भाई कितने घुसपैठिए थे, कुछ नहीं। जब कुछ कहने को नहीं है तो डरा लो, भरमा दो, झूठ बोलना तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो पहले फेज के 65% हो, या जो सेकंड फेज में आज जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लगता है एक ये सुखद संकेत है कि देश की जनता एटलीस्ट जाग रही है इनके घटिया इरादों के प्रति, और वो उस चीज से डिसवेड होने की बजाय कि चलो इन्होंने जो करना है करना, हम वोट नहीं डालेंगे, उसका उल्टा है कि अगर ये करते हैं तो हम इनका इलाज करते हैं। उस भावना के साथ बिहार में जो वोट डाल दिए, एक ये बहुत ठंडी हवा का एक झोंका है, और मुझे लगता है शाम तक बिहार के लोग इनको अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके इनको एक ऐसा माकूल जवाब देंगे कि याद रखेंगे लंबे समय तक। सर, अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक रैली में वो बोल रहे थे, और बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें जीत करके बिहार में सरकार बनाने जा रही है। आज सेकेंड फेज की वोटिंग है, उसके बाद हम लोग एग्जिट पोल देखेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे। 160 के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? राम प्रकाश जी, इनका तो पहुंचता नहीं है, तो मेरे से लिखवा लीजिए, दूसरों का पहुंच जाए तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। इनका तो नहीं, आपको 2000, एग्जिट पोल में उस आंकड़े को सेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं वो पक्का कोशिश करेंगे, वो निश्चिंत रहिए आप, वो एक्सरसाइज पक्की होगी। देखिए हरियाणा में तो इन्होंने हथियार डाल दिए थे ना राम प्रकाश जी, कंप्लीट हथियार डाले थे। जो एग्जिट पोल 70-72 सीट कांग्रेस की दिखा रहे थे, उसके बाद खेल पलटा है भाई। तो ये उस तरह की चीजें करते हैं। लोकसभा चुनाव में आपको ध्यान हो, मोदी और अमित शाह क्या कहा करते, अब की बार 400 पार, और कहां टिके आके सर 240। लेकिन भाजपा लड़ी ही 101 सीट पे है, तो 160 सीटें जीतेगी कैसे भाजपा? भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी 160 सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है। कहां से लाएंगे 101? अगर पूरी की पूरी जीत लेंगे तब भी तो 59 और चाहिए होगा, तो 160 कहां से लाएंगे? तो भूल जाते हैं ना कि अब बीजेपी के झंडे के नीचे और भी तमाम लोग हैं, भूल जाते हैं वो, उनको नहीं, लगता है कि लेकिन जो बिहार में आएंगे। तो वो खुद दूसरे के झंडे के नीचे हैं। हाँ, तो उस बात को वो भूल जाते हैं। आज की तारीख में देखो, उनको ये पता है कि नीतीश की पार्टी उनके कंप्लीट ग्रिप के अंदर है,
कहीं कोई चूक करने वाला नहीं है। नीतीश के जो पदाधिकारी, नीतीश का पार्टी प्रेसिडेंट, नीतीश के तमाम करीब के लोग, सबका रिमोट ऑलरेडी, जबकि वो ड्राइविंग सीट पे है, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनका रिमोट अमित शाह जी के पास ऑलरेडी दिल्ली में है। और चुनाव के बाद की क्या स्थिति होगी, उसमें एक बात तो आप मानेंगे ना कि जो नीतीश की सीटें आएंगी उससे ज्यादा तो बीजेपी की है। इसमें तो कहने में कहीं कोई संकोच है। तो उसी को सारी सीटों को जो भी एनडीए की हैं, जो आनी है और नहीं आनी है, उसको सबको अपनी मान करके अपने अमित शाह जी ये कहने में सक्षम है और इससे बड़ा दावा करने में भी सक्षम है। आपको याद नहीं 200 सीटें बताया करते बंगाल के अंदर, और फिर कितनी आई थी? 3 फिगर्स में भी नहीं आए थे। तो अगर दावा बड़ा नहीं करो तो बात नहीं बनती। जो जो इनका जो भक्त मंडली है उसके अंदर करंट नहीं आता पूरे देश के अंदर। जो स्टोरी ये है वो पैसा नहीं लगाते। आपको ध्यान है ना एक बार क्या कहा था मोदी जी ने कि 304 सीटें, और एग्जैक्टली 304 आ गई थी। तो ऐसे तो इतना बड़ा तो कोई ज्योतिषी नहीं है कि जो 544 में से इतनी सीटें बता दे, लेकिन बताई उन्होंने और वो आई। लेकिन इस बार उस लेवल का डेटा मैनिपुलेशन हो पाएगा। और जो ये वोटिंग ट्रेंड है ये इतना कंफ्यूजिंग है कि मुझे लगता है कि इस बार ये खेल करेंगे तो भी उसमें फंसेंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ सोच के खेल कर रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड कहीं उससे दूसरी दिशा में जाता देख रहा है। 10-10 हजार रुपए बांट करके इनको लग रहा था कि महिलाएं इनकी पूरे के पूरे जो ढोल भर देंगी। हुआ उल्टा है। महिलाओं की वोटिंग उतनी नहीं हुई जो अब तक के जो संकेत आए हैं, और जैन जी ने इनकी तबीयत ठीक कर दी है पूरे तरीके से। अगर वो हुआ तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे एनडीए कोई जो 3 फिगर जो वहां पे हुआ था अपने वेस्ट बंगाल में, वैसी सूरत यहां भी हो सकती है। कोई हैरान बताइएगा। जो 20 साल के कुकर्म है वहां के जो नीतीश कुमार एंड गैंग के, वो कोई कम नहीं है। वो सारी चीजें बाहर निकल के आ रही है। जो अडानी को जो जमीन लास्ट मोमेंट पे जो अलॉट की है 1 रुपए प्रति एकड़ के दम पे, आपको क्या लगता है छोटा इशू था क्या? और उसके ऊपर जो अमित शाह जी ने वहां ये कहा टीवी इंटरव्यू के दौरान कि जब उद्योग तो लगा दे लेकिन यहाँ पर जमीन नहीं। तो आप सोचिए, उसको राहुल गांधी ने, ऐसी कोई जनसभा नहीं है जो राहुल, तेजस्वी और प्रियंका ने नहीं उठाई कि लोगों को रोजगार मिल जाए। उस इंडस्ट्री के लिए तो जमीन नहीं है, और अडानी को लुटाने के लिए हजारों एकड़ जमीन है। तो उस चीज ने जैन जी को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है कि जो लुटा रहे हैं बिहार को। एक तरफ रोजगार नहीं है, ऊपर से 1 रुपया, 200 करोड़ की जमीन है वो, और वो 1 रुपया के हिसाब से लीज पे दे दी। और रही से ही कसर आर के सिंह ने पूरी कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री है, बिजली के भी महकमे के रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, मोदी के कभी प्रिय रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि 65,000 करोड़ का घपला अडानी वाले मामले में 25 साल तक होगा। ये रेट है बिजली का। तो उस चीज ने भी मतलब आग में घी का काम किया है। और इन्होंने जो प्रोपेगेंडा जो भी क्रिएट किया था ना, एक फाल्स बज जो क्रिएट कर रहे थे, वो जब चुनाव खत्म होकर जब आखिर तक आया, तो उसमें जिस तरीके का प्रियंका ने चुनौतियां दी इनको मंच पे खड़े होकर के, जिस तौर पे महिलाओं की भागीदारी थी, जिस तौर पे वोट चोरी के नाम पर जब लोगों से पूछा गया कि कौन जिम्मेदार है, आपको याद है पहला नारा क्या लगाया लोगों ने? प्रियंका ने पूछा वोट चोरी कौन करता है, पहला नाम नरेंद्र मोदी। दोबारा पूछा अमित शाह। तीसरा पूछा ज्ञानेश गुप्ता। चौथा पूछा एस एस सिंधु। 5वें नंबर पे जोशी का नाम। तो यानी कि एक 5 लोगों का गिरोह। आपने कुछ नहीं कहा, आपने केवल सवाल पूछा और लोगों ने बता दिया। और लोग भी कौन से? बिहार के, जिनको अपेक्षाकृत ग्रामीण एरिया के अंदर गरीबी और तमाम दुश्वारियों के कारण रिलेटिवली उतना सजग नहीं माना जाता जनरल नॉलेज के मामले में। लेकिन वहां तो ज्ञानेश गुप्ता से लेकर के सबकी पोल खुल के खड़ी होगी वहां पर। तो ये जो वोटिंग टर्नआउट आप देख रहे हैं, ये उसी का जवाब देने के लिए जो इन्होंने खेल किए है ना भाई। एक चीज तो बिहार के अंदर विपक्ष ने साबित करी ना, चाहे वोट अधिकार बचाओ यात्रा थी, चाहे उनका कैंपेन था, कि जो वोटिंग परसेंटेज होती आई है बिहार में, उस वोटिंग परसेंटेज से तो एनडीए जीतेगा। तो लोगों से उन्होंने अपील की कि अपना बूथ भी संभालो और अपनी वोट भी संभालो और वोट का भुगतान करो। उसी का ये परिणाम कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इतनी मैसी वोटिंग हो रही है? इन्होंने तो क्या क्या ड्रामे रचे हैं। 10,000 का एक मामला छेड़ा, जो दूर दूर के राज्य थे वहां से ट्रेनें भर भर के, अनशेड्यूल्ड ट्रेनें बीजेपी के वर्करों को लाए हैं। उसके बाद भी अगर सर डेटा नहीं मिल रहा है तो आप सोचिएगा केवल कि क्या मामला है। सर डेटा बाद में अब हम लोग खोजा जाएगा, पहले जरा एक चीज को डिकोड करिए। आज दूसरे फेज के इलेक्शन के दौरान नीतीश कुमार साहब लल्लन सिंह के घर क्यों चले गए? उस लल्लन सिंह के घर जो सार्वजनिक तौर पर बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री तो विधायक दल का नेता तय, विधायक दल तय करेगा, विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। क्या नीतीश कुमार को सारी चीजें पता है? टिकट बांटने को लेकर के लल्लन सिंह और संजय झा की क्लास लगाई नीतीश कुमार ने। आज उसी संजय झा के घर के लल्लन सिंह के घर क्यों पहुंच गए नीतीश कुमार? देखिए, इसके 2 कारण है राम प्रकाश जी। एक तो उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। और दूसरी चीज बिल्कुल कैटेगरिकली क्लियर समझिएगा
कि उनका कंप्लीट रिमोट, जिसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं, वो दिल्ली के हाथ में है। आज की तारीख में नीतीश कुमार कंप्लीटली कंप्लीटली फिनिश्ड हैं, जहां तक उनकी खुद की पार्टी और उनके पॉलिटिकल करियर का सवाल है। इसमें आप किसी तरीके की कोई वो मत मानिएगा। नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाए, ये आत्मघाती कदम, उनके साथ ये होना ही है। अभी तो ललन सिंह के घर गए हैं, अभी तो और देखिए कहां कहां धक्के खाएंगे, उनको इंतजार भी कराया जाएगा। ये तो उन्होंने खुद चुना ना ये रास्ता, तो अदरवाइज वो सरकार ठीक ठाक चली रही थी। लेकिन जो भी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण उनकी बाजू मरोड़ करके उनको वापस एनडीए के फोल्ड में लाया गया, और जो कस्में खाया करते कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, और जो प्रधानमंत्री बिहार की जमीन पे कहा करते कि नीतीश से कभी समझौता नहीं करेंगे, दोनों साथ है ना। तो नीतीश की तो ये गति होनी ही थी। अभी तो देखिए एक बार रिजल्ट आ लेने चाहिए, इससे भी ज्यादा बुरी गति बढ़ेगी। विद इन दी पार्टी भी देखिएगा और आउटसाइड दी पार्टी भी। विद इन दी पॉलिटिकल सिस्टम देखिएगा एंड आउटसाइड दी पॉलिटिकल सिस्टम। उस व्यक्ति ने ये राह खुद चुनी है, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है। और वो जो कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल, तो उस वो फल के लिए तैयार रहिए, उनके साथ कम से कम वही होने वाला है। और अब तक प्रशांत किशोर की मैं किसी बात से सहमत हूं या ना हूं, एक बात उन्होंने शुरू में कही थी, वही बात मैं हमेशा कहता आया हूं। जब ये दोबारा आए थे एनडीए के फोल्ड में, मैंने तब कहा था कि नीतीश कुमार का ये आखिरी आत्मघाती गोल है, इसके बाद उनको समय नहीं मिलेगा अगली गलती करने के लिए। ये उनके जीवन की आखिरी सियासी गलती है, और वो प्रूव हो गई जब वो ललन सिंह के घर के चक्कर काट रहे हैं। इससे ज्यादा एक मुख्यमंत्री, सर्विंग मुख्यमंत्री की दुर्गति नहीं हो सकती कि जिस व्यक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया, सब चीजें की, और आज वो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है और नीतीश को उसके घर जाना पड़ रहा है। इसको कोई पॉलिटिकली कोई बहुत मानता मत कहिएगा कि नीतीश तो नेहरू जी की तरह सबके घर चले जाते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक मैसेजिंग होती है। और दूसरी बात मत भूलिएगा कि अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, 2.5-3 घंटे की पोलिंग बची हुई है, अभी भी लोग, तो इसका एक मैसेज, बिहार के अंदर खबर है, आप कुछ भी कहिए, आपके पोमेरियन खबर बताए या ना बताए, सोशल मीडिया का जमाना है, ये खबर बिजली की तरह फैलेगी और इसका भी एक इम्पैक्ट होगा, मान के चलिए। बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है 14 नवंबर को क्लियर हो जाएगा। लेकिन सब कुछ अपनी तरफ, सब कुछ एक जगह पर है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता एक जगह पे है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मेहनत एक जगह पर है। वो मेहनत कितना रंग लाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। सरकार कौन बनाएगा, मुझे लगता है इससे बड़ा सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता की मेहनत कितना रंग लाएगी, वो ज्यादा बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।